ओके स्टूडेंट्स, तो तुम लोगों का यूनिट टेस्ट आ रहा है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और मैंने एक बात तुम लोगों को कही है कि अब ये जुलाई मंथ आ गया है। एक महीने के गैप के बाद प्री बोर्ड्स आने, फर्स्ट एक तरह से सितंबर एग्जाम्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स की तरह ही लेना है इनको भी। इस टाइम पे आपको अपना मोमेंटम गेन करना है। मोमेंटम गेन करने के लिए बढ़िया मौका है, 3 दिन का टाइम है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है। कहां बोर्ड के एग्जाम में 3 दिन में पूरा सिलेबस करना होता है रिवाइज, यहां एक चैप्टर करना है। हर एक क्वेश्चन को लिख के करना। एक ना अपना बेसिक प्रिंसिपल बना लो स्टडीज के अंदर, रिवाइज मोर देन यू स्टडी, रिवाइज मोर देन यू रीड। जो भी पढ़ा उसे बार बार रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने में प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी टेक्निक में ही प्रॉब्लम है। जब रिवाइज करने का टाइम आता है फिर से जीरो से पढ़ना शुरू कर देते हो। नाउ टुडे आई एम सपोज टू गिव यू अ रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है ये भी समझ जाओगे अब। तो रिवीजन के टाइम पे ये थोड़ी है कि फिर से डेफिनेशंस लर्न करने बैठ गए। सबसे पहले जस्ट गो थ्रू करो। 5-6 पेजेस का चैप्टर है, मैक्सिमम 7-8 पेजेस का चैप्टर है। जस्ट ओवरव्यू फटाफट से 3 से 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब बुक बंद कर दी। बुक बंद करने के बाद कॉपी के ऊपर पहले पेज पे सबसे पहले तो आपने मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला कीवर्ड क्या आया था हमारे पास, फोर्स। अब फोर्स के अंदर इसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो एसआई यूनिट एकदम से याद आ गया, न्यूटन है। फिर अदर यूनिट डाइन, फिर अनदर यूनिट किलोग्राम फोर्स, और दूसरी ओर ग्राम फोर्स। फिर किलोग्राम फोर्स का न्यूटन में वैल्यू तो कितना बनता था, 9.8 न्यूटन। और ग्राम फोर्स का वैल्यू बनता था 980 डाइन। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में यह आनी चाहिए जब आपने फोर्स को रिवाइज करना शुरू किया। जैसे ही ये दिमाग में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब फोर्स का मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर है। तो यहां पे आपने पुराने बेसिक्स को कैरी करना है। पुराने बेसिक्स का मतलब आपको डेफिनेशंस बताई जाती थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, याद है। व्हेन नेट रिजल्टेड ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0, तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते थे। अब यहां पे भी तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आने वाला है, वहां यूज करना है इसको। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के इफेक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इफेक्ट मतलब मोशन हो सकती है। दो तरह की मोशन आएगी अब इस चैप्टर में। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का हमने 9th में पढ़ लिया था। अब यहां पे हमें 10th में रखा गया है रोटेशनल मोशन का, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होता है जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे, लेकिन कहां पे, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में आपको क्या बताया गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया। वो भी रिवीजन में याद आ गया आपको, क्या था फॉर्मूला, फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ एक्सिस होगा, या फिर एक पिवट दिया जाएगा। पिवट, द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू रोटेट। तो जैसे कि डोर को ओपन करना है, तो डोर को ओपन करने के लिए मान लो ये डोर का पूरा सेंट्रल एक्सिस है, तो इस तरह से रोटेट करवाओगे आप। तो फोर्स कहां पे लगाओगे, इस तरह से मान लो यहां पे है, डोर को ओपन करना है, तो हैंडल से पकड़ के इस तरह से रोटेट करवा दिया। तो यहां पे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां बन रही है, ये बन रही है लाइन ऑफ एक्शन, और ये पर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन और डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डी की वैल्यू समझ में होनी जरूरी है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स दिमाग में आ गए कि एक फोर्स अप्लाइड और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से हमें एक और बात पता चली कि फोर्स अप्लाइड की वैल्यू क्या बनेगी, मोमेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेसर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। तो ये आपको सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर क्वेश्चन रखा गया है, आयरन गेट वाला 3 मीटर वाइड गेट है, वो वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन वो वाला आ सकता है कैटेगरी का। देखो हमारे पास ना किसी भी चैप्टर का जब टेस्ट बनाना होता है तो टेस्ट बनाने के पीछे एक माइंडसेट होता है। टेस्ट के पीछे का माइंडसेट ये है कि आपको उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स रिवाइव करवाने हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या बनता है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो जरूरी थोड़ी थ्योरी का ही क्वेश्चन डालना है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर डालना है 20 नंबर के टेस्ट में तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, दैट कैटेगरी इज फोर्स अप्लाइड इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आयरन गेट वाला एक सॉल्व एग्जांपल है, किसी के पास बुक है देना, ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल्स में बात कर रहा हूं, सॉल्व एग्जांपल्स में, सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 और 4। तो सॉल्व एग्जांपल 3 और 4, ये पहला कैटेगरी बन गया आपके पास क्वेश्चंस का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर सेकंड केस बनेगा मोमेंट ऑफ फोर्स तो फिक्स हो गया, अब आपने फोर्स अप्लाइड निकालना है जब डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया या इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू आप पहले पार्ट में निकाल चुके हो, तो अपने आप ही फोर्स अप्लाइड निकाल लोगे। जैसे ये 3 मीटर वाले के केस में कहा था, तो 3 मीटर वाले के केस में पहले क्या क्या कहा है, 3 मीटर ब्रॉड डोर है, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर। मिडल ऑफ द डोर पे लगाया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 मीटर हो गया। फिर दूसरा पार्ट इसमें क्या कहा, टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर कैलकुलेट करो, तो हो गया अब 100 न्यूटन इंटू 1.5 मीटर, 150 न्यूटन मीटर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर। अब मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 150, लीस्ट फोर्स कब अप्लाई होता है जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है 3, तो फोर्स अप्लाइड 50 न्यूटन हो गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और बनती है, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, ये सेकंड कैटेगरी है इसी पे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा है यहां पे, लेट अस से दिस इज डायमीटर, इस तरह से दो डायमीटर बना दिए। अब एक फोर्स अप्लाई किया है ए पॉइंट के ऊपर इस तरह से, और दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां पे बी ओ डैश, और ये ओ पॉइंट हो गया। यहां पे फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है, और यहां बी पॉइंट के ऊपर वर्टिकली बी ओ डैश की लाइन में F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। पहला पार्ट तो यही था कि F2 की एप्लीकेशन बताओ कहां पे हो रहा है, तो डायरेक्शन बताने के लिए ये एरो लगा देंगे। अब साथ में इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर इफ, अब वैल्यूज दी गई हैं, F1 और F2 की वैल्यूज गिवन है। व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द इफेक्ट एक्शन ऑफ बोथ F1 एंड F2, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब देखो यहां पे ये जो F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स करेगा। और इधर ये F1 क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। तो अब यहां पे आपके पास सेकंड कंसेप्ट यूज हुआ चैप्टर का,
कन्वेंशन फॉर इक्विलिब्रियम, that is clockwise moment of force is equal to anti clockwise moment of force at equilibrium। और साथ में एक और पॉइंट था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या अज्यूम करेंगे आप, पॉजिटिव, और एंटी और क्लॉकवाइज क्वेश्चन भी रखना कि क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो कहां जाना पड़ेगा, इधर, और क्लॉकवाइज में इधर। अब आप अपने आप ही देख सकते हो, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बन रहा है, इधर नेगेटिव बन रहा है, इसीलिए क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये क्वाड्रेंट्स की वजह से है, ऐसे ही कोई कन्वेंशन नहीं बनती, हर एक चीज का रीजन होता है। बस आप सोचने वाले बनो, हर एक रीजन का एग्जिस्टेंस होता है, बस आपने क्वेश्चन रेज करना होता है, पूछा करो बस। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेटा यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है, इक्वल टू द रेडियस, और कितना दिया है ये वैल्यू, ए ओ का वैल्यू दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है, ओ ओ डैश 2 सेंटीमीटर। अग्री? तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज कितना बनेगा, फोर्स अप्लाइड F2 इंटू डिस्टेंस ओ ओ डैश 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्लॉकवाइज F1 इंटू 2.5। तो अगर ऐसा है तो F2 अपॉन F1 कितना आ जाएगा, 2.5 अपॉन 2, कैंसिल किया, 25/20, 5/4 आ गया, रेशो F2 रेशो F1, और F2 की वैल्यू कितनी आई, F2 की वैल्यू आ गई 5/4 टाइम्स F1। मतलब कौन बड़ा है, विच फोर्स इज ग्रेटर, F2, इट इज 5/4 टाइम्स F1, 1.25 टाइम्स ग्रेटर देन F1। तो यहीं से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सॉल्व हो जाते हैं। ये वाला कैटेगरी सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बन गया। मैं इस तरह से आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्लास में, जिससे आपका पूरा चैप्टर एट अ सिंगल ग्लांस क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया आपका। अब ये क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा F2 की वैल्यू 5/4 कैंसिल करके कितना आएगा, 1.25 इंटू F1, मतलब F2 इज 1.25 टाइम्स मोर देन F1। सो विच वन इज ग्रेटर, F2 इतना टाइम्स ज्यादा बड़ा है ना, बस ये बताना था। ठीक है, और अगर इसको कंसेप्चुअली बताना होता तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते कि सिंस perpendicular distance is lesser in case of F2, therefore force required must be more to produce same moment of force। सेम मोमेंट ऑफ फोर्स अगर क्रिएट करना है तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ा होगा। तो कंसेप्चुअली भी आंसर कर सकते हैं, बुक्स में यूजुअली वो कंसेप्चुअली कर देते हैं, पर आपने प्रूव करके भी दिखाना है, न्यूमेरिकल है क्योंकि क्वेश्चन। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्लियर। थर्ड कैटेगरी, अब थर्ड कैटेगरी में हमारे पास यहां पे एक और पॉइंट बना कि लेट अस से हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर व्हील है और आपने इसे इस तरह से स्टेप अप करना है, वाई पॉइंट है और यहां पे है एक्स पॉइंट। ठीक है, सो वेयर ड्रॉ द डायग्राम टू शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सो एज टू मूव द व्हील अप द स्टेप। स्टेप अप करने के लिए आपको इस व्हील के ऊपर कहीं पे फोर्स अप्लाई करना है, तो वो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करके लेबल करना है कि कहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, व्हील है, तो फोर्स कहां पे अप्लाई होगा, एट मैक्सिमम डिस्टेंस
है ना। मिनिमम फोर्स अप्लाइड कहां पे होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। पिवट क्या बन रहा है, एक्स पॉइंट। इस एक्स पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी। तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कहां का बनेगा बेटा, अक्रॉस द डायामीटर। तो यहां पे ये पॉइंट बना हमारे पास डायामीटर का। तो अब फोर्स अप्लाई कहां पे करेंगे, इस तरह से अलोंग द टेंजेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, तो इस तरह से हमारे पास फोर्स अप्लाइड की वैल्यू यहां आएगी, ये बनेगी वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें इस तरह से रखा गया स्टेप। अब यहां पे सेंटर है, तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायमीटर के अक्रॉस ये बना, तो इधर जाएगा। अगर मिड पॉइंट के सामने लगा है एक्स पॉइंट, तो क्या करेंगे, सीधा ऊपर को जाएगा। अगर इस तरह से होता तो इंक्लाइन हो गया। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, डायमीटर के अक्रॉस लाइन लगा के वहां से टेंजेंट ले लेना है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये पॉइंट क्लियर। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, लेट अस से हमें एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इस बार थोड़ा सा चेंज किया। ये सर्कुलर व्हील है और इसका रेडियस आपको गिवन है, रेडियस इज लेट अस से 1 मीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी तरफ से तो ये एग्जाम में डालना चाहिए क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं डाला 2 साल से तुम्हारे स्कूल वालों ने, इस बार पक्का डालेंगे। ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हो ना। सर आंसर बोलना है। हाँ हाँ, आंसर बोल दो। सर 0। 0 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। क्यों, क्योंकि यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से होके जा रही है बेटा, सेंटर से होके जा रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बन गया, 0 मीटर। तो 50 × 0, इसलिए 0 न्यूटन मीटर बनेगा आंसर। जल्दी के चक्कर में स्टूडेंट सीधा 50 न्यूटन × 1 मीटर कर देते हैं और 50 न्यूटन मीटर आंसर बना देते हैं। ध्यान रखना, टुवर्ड्स द सेंटर जब भी फोर्स अप्लाई होगा, इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसीलिए क्वेश्चन। तो ये भी क्लियर। अब सेकंड कैटेगरी हमारी कंक्लूड, थर्ड कैटेगरी सॉरी, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। चलो आगे मूव करें। अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। लेकिन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट रिवाइव होना जरूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या पढ़ा था हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो तरीके से हमें बताया जाता है। इसका मीनिंग, एक कि अगर कोई बॉडी है, लेट अस से इस तरह से कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल का अपना वेट है। वेट का मतलब, व्हाट इज मेंट बाय वेट, वेट मतलब force with which an object is attracted towards the center of earth due to gravitational force of attraction of earth alone। यही था वेट का डेफिनेशन। मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का वेट इस तरह से लग रहा है, यहां पे पार्टिकल है, इसका भी वेट इस तरह से, हर एक पार्टिकल का वेट होगा। तो हर एक पार्टिकल इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। अब मान लो यहां पे एक ऐसा पॉइंट आ गया, सॉरी, यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जब हमने चेक किया, इस पॉइंट के अबाउट इन सब फोर्सेस का, ये F1 F2, मान लो ये W1 है, इसका वेट W2, W3, W4, 5, 6, 7, 8।
लेट अस से इस तरह से हमारे पास सब पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सबका अपना वेट था, सबकी वजह से कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा। अगर मैं एक फिक्स्ड पिवट लगा दूं कहीं पे, तो लेट अस से मैं इस पॉइंट के ऊपर वो पिवट अप्लाई करता हूं, तो एक इमेजिनरी पॉइंट मैंने यहां पे बना दिया कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट इन सभी वेट्स का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, वो नेट रिजल्टेंट उन सब का जीरो हो जाए उस पॉइंट के अबाउट। तो ऑब्वियस है ये वाले पॉइंट्स का इन सब का क्या होगा, W1 से लेके W5 तक का कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट अगर देखूं, एंटी क्लॉकवाइज, और इन तीनों का क्लॉकवाइज। तो sum of all the anti-clockwise moment of forces and clockwise moments of forces about that point is equal to 0. Then that point on the body is said to be its center of gravity. तो center of gravity के about moment net resultant of all the moments of forces हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो उसे हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक तो ये बन गया हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग। और दूसरा पॉइंट एक और कहा गया कि अब अगर बाकी सब का मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो गया, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से ये इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां से दूसरा मीनिंग बन गया, द पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब इस बार तुम लोगों के साथ एक छोटा सा खेल खेला आईसीएससी ने, आईसीसी ने नहीं, कंसाइज ने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा के सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन डाल दिया। तो सेंटर ऑफ मास भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, वैसे सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। क्योंकि उसका भी तो अपना हर एक पॉइंट मास का अपना टर्निंग इफेक्ट है। तो अगर हम उसे जस्ट मास की तरह देखें तो सेंटर ऑफ मास बन जाता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट जो अप्लाई करवाया गया वो 11th का कंसेप्ट है, लेटर ऑन हम उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। पर पहले ये वाला पॉइंट हमें क्लियर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। दूसरी बात, मान लो मेरे पास, अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास दिया गया है यूनिफॉर्म थिकनेस का, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? आपने मिड पॉइंट नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, ज्योमेट्रिक सेंटर बोलना है। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो छोटे छोटे चीजों का भी ध्यान रखेंगे। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां बनेगा? ऑब्वियसली मिड पॉइंट के ऊपर। मान लो ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर बनेगा। अब मान लो मैं इसे 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर पिवट कर देता हूं, यूनिफॉर्म थिकनेस का है। तो सबसे पहली बात, ये इक्विलिब्रियम में होगा, अग्री करते हैं? क्यों? यूनिफॉर्म थिकनेस का है, तो हाफ वेट इधर है, हाफ वेट इधर है, तो क्या हो गया, इधर वाले का अपना टर्निंग इफेक्ट होगा, इधर वाले का अपना टर्निंग इफेक्ट होगा। चलो ठीक है, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा, इनटू फोर्स भी सेम है, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और रीजन, रोटेट क्यों नहीं करा? क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। और दूसरी बात, यहां पे सारा फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, नेट रिजल्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, और पिवट कहां पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो ये भी तो रीजन बन गया कि ये रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि पिवट के थ्रू अगर कभी भी फोर्स अप्लाई होगा, लाइन ऑफ एक्शन अगर पिवट के थ्रू जाएगी, तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये भी तो पॉइंट बताया गया है हमें पहले। तो पुराने कंसेप्ट भी नेक्स्ट वालों में साथ में कैरी करने हैं, ठीक है। दोनों रीजन दे सकते हैं आप। पहला तो हो गया, दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल हैं और हर एक फोर्स के लिए डिस्टेंस इक्वल है, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो नेट रिजल्टेंट 0 बन गया। और दूसरा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड इज पासिंग थ्रू द पिवट, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स 0 हो गया, नेट रिजल्टेंट 0, ठीक है। आपको कंसाइज के अंदर एक पेज पे एक टेबल बना के दिया गया है, जहां पे आपको वैल्यूज बताई गई हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। उसमें सभी की वैल्यूज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। हर एक के लिए आपने पहले तो, अगर सिमेट्रिकल शेप है तो आप क्या बोलते हैं,
उनके ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे और कहां पे बन रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में? स्ट्रेट रॉड है, मिड पॉइंट। हॉलो सिलेंडर है तो मिड पॉइंट ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। वहां पे सेंट्रल एक्सिस साथ में लिखना जरूरी है, ठीक है? सेंट्रल एक्सिस मतलब इस तरह से है हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी, तो उसकी सेंट्रल एक्सिस क्या बनेगी? ये इसका मिड पॉइंट बनेगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा, ठीक है? और सर्कुलर रिंग के केस में मिड पॉइंट, स्फीयर के केस में मिड पॉइंट है, सेंटर है। हॉलो स्फीयर है तब भी, सॉलिड स्फीयर है तब भी। अगर ट्राइंगल दिया है तो, ट्राइंगुलर लेमिना दिया है तो जहां उसके मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम के केस में इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स, ठीक है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है दैट इज अबाउट कोन। अगर आपको सॉलिड कोन दी गई है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन। अगर यही आपसे पूछा गया होता फ्रॉम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ये है, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से कोन है, ये इसका बेस है, इधर से हाइट है h/4, तो वर्टेक्स से कितनी हो जाएगी? 3h/4 बेटा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है? एपेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको। सेम वे में अगर हॉलो कोन है तो हॉलो कोन में कितनी हाइट पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? h/3। तो फिर वर्टेक्स से हाइट कितनी बन जाएगी? 2h/3। ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कोन के केस में। आर वी क्लियर एवरीवन? तो अब आगे मूव करें। हमारे पास अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन में एक वो एक्सपेरिमेंट दिया गया है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ इररेगुलर लेमिना। उसकी थ्योरी को रीड आउट जरूर करना है आपने कि कैसे उसको रोटेट कर करके डिफरेंट पॉइंट्स अज्यूम किए थे और वहां से सस्पेंड किया, जहां पे तीनों लाइंस वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करी, वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाता है। 3 पॉइंट से उसे धागे के साथ सस्पेंड किया जाता है। धागा उसको, उस धागे के दूसरे एंड पे क्या करते थे हम? एक वेट लगा देते, स्टोन बांध देते थे, तो वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ओरिएंट हो जाता था। मान लो यहां बांध रखा है तो इस तरह से गया लाइन, फिर जब घुमा के इसको दूसरे पॉइंट से रखा, बी पॉइंट से लटकाया, तो अलग लाइन बनी, सी पॉइंट से अलग लाइन बनी। तीनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक क्वेश्चन रेज हो गया, सर अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करे तो? किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्शन होगा बेटा, तो आपको वो पोजीशंस चेंज करनी है बस, ठीक है? पर हम ये हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हैं कि आइडियल कंडीशन है कि हमने पहले 3 पॉइंट जो अज्यूम किए वहीं पे इंटरसेक्शन मिल गया। यस। स्टोन, स्टोन क्यों बांधते हैं हम? देखो, एक तरफ से हम सॉलिड सपोर्ट के साथ फिक्स करते हैं और दूसरी ओर से स्टोन बांध देते हैं सो दैट वो वर्टिकल लाइन बना सके टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट कहां एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का, वो लेबल करना था क्योंकि। ओके, डाउट है? क्या नहीं हो सकता? नहीं बेटा, हमने स्टोन उतना ही लगाना है जितना वो टॉलरेट कर सके स्ट्रिंग, ठीक है? इतना भारी थोड़ी लगाएगी कि टूट जाए। ये धागा तोड़ना चाहते हैं जनाब, रस्सी बांध के करना तू, और रस्सी के साथ खुद अपने आप को बांध लेना, ठीक है? ठीक है, खुद को बांधना है, गले में नहीं लगानी, कहीं फिर सोचो कि सुमित सर ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मेथड्स सारे पता होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जब पता लग गया बेटा, तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इक्विलिब्रियम वाले, न्यूमेरिकल्स। ऑब्वियसली 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं यहां से, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो सिंपल वाले होंगे कंसाइज के अकॉर्डिंग। जैसे आपके पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है जिसे पिवट से, पिवट कहां पे किया गया है? मिड पॉइंट के ऊपर। ये पहला कैटेगरी। अब इसमें मतलब फोर्थ हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये फिफ्थ कैटेगरी बना क्वेश्चन का। अब पांचवें कैटेगरी में आपके पास क्या बना?
50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर एक यूनिफॉर्म मीटर रूल को पिवट किया गया है। एक तरफ आपने यहां पे मान लो लेट अस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिया वेट, तो दूसरे एंड पे कितना वेट आप अप्लाई करेंगे टू बैलेंस इट? तो आप क्या करेंगे, अब ये वाले वेट का क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, और इधर वाले वेट का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। डायरेक्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, 50 माइनस 10 40, और वेट कितना है 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, इधर डिस्टेंस कितना बना 50 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 32 ग्राम फोर्स। अब किसी एक के दिमाग में ये चल पड़ता है यहां पे फितूर की, ग्राम फोर्स में दिया है सर, मैं किलोग्राम फोर्स में कर दूं, ऐसा यूनिट में कर दूं। कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहे। जब आपके पास इक्वेट करने की सिचुएशन आएगी, कोई भी न्यूमेरिकल हो किसी भी चैप्टर के अंदर, जहां इक्वेशन इक्वेट की जाती है वहां यूनिट कन्वर्जन नहीं करने, दोनों तरफ बस सेम यूनिट्स होने चाहिए, इतना सा ध्यान रखना है। अगर इधर किलोग्राम फोर्स है इधर भी ग्राम फोर्स है, रहने दो उसको वैसे ही, कैंसिल ही होनी है बाद में कन्वर्ट करने के बाद भी, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दोनों तरफ सेम यूनिट्स फॉलो हो रहे हैं। इधर मीटर है उधर सेंटीमीटर है तो प्रॉब्लम है, तो फिर मीटर को भी सेंटीमीटर करो या सेंटीमीटर को मीटर करो। इजी क्वेश्चन, ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन आपको रखा गया है जस्ट मेक श्योर कि आप पास हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का 2 नंबर के लिए रखा जाएगा। हर एक स्टूडेंट को मौका मिलना जरूरी होता है, पास होना सबका हक है भाई, लेकिन जरूरी थोड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा लेवल अप किया जाएगा एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तुम लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों का क्वेश्चन आगे आने वाला है ना। अभी एवरेज और अबव एवरेज पे जा रहे हैं। इस बार मीटर स्केल का खुद का मास दिया है, मीटर रूल का अपना वेट दिया होगा। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन था अनसॉल्व क्वेश्चन में, पता नहीं अब नए वाली इसमें है कि नहीं बुक में, अच्छा क्वेश्चन था यार वो, लेट मी सी अगर मिलता है। यूनिफॉर्म मीटर रूल था और उसका वेट भी गिवन था। हाँ जी, 16th न्यूमेरिकल, ओ 17th न्यूमेरिकल, यस, थैंक यू बेटा। हाफ मीटर रूल दिया है, 17th न्यूमेरिकल है आपके कंसाइज का ये अनसॉल्व क्वेश्चंस में। ये यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, हाफ मीटर रूल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे एक्ट कर रहा है, ओके 25 सेंटीमीटर पे। इट कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क, बैलेंस किया गया है 29 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, पिवट यहां पे किया। तो आप समझ गए, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसका खुद का वेट अप्लाई हो रहा है वो भी तो एक टर्निंग इफेक्ट फोर्स क्रिएट कर रहा है ना। तो ये टर्निंग इफेक्ट कौन सा बना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो ठीक है, अब आगे का है व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। अच्छा ये तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, तो फिर इसे बैलेंस करा है बाय सस्पेंडिंग अ मास ऑफ 20 ग्राम फ्रॉम द अदर एंड। कौन से एंड से करूं, इधर या उधर, ऑब्वियसली इधर करूंगा, यहां पे 20 ग्राम लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज हैज टू बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर करने के लिए मैंने क्लॉकवाइज लगवाना था, इसीलिए मैंने इस एंड पे रखना है। मतलब कितने मार्क पे, 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। तो बेटा अब सिचुएशन देखो क्या बनी, यहां पे क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम तो बना दिया, मास ऑफ द हाफ मीटर स्केल, मास है लेट अस सपोज m, तो m इंटू कितना डिस्टेंस है बेटे, पिवट से 4 इज इक्वल टू, आप पिवट से कितना डिस्टेंस है बेटा, अब जल्दी में यहां पे 25 मत कर देना,
21 इंटू 20, तो ये 4 से 20 कैंसिल हो रहा है, 21 5 आर 105 ग्राम्स। तो 105 ग्राम्स इज द वेट ऑफ द मास ऑफ द स्केल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां पे। एक मिनट, हाँ जी बेटा। शाओमी के नाम से एक स्टूडेंट आया है जिसका आईडी उन्होंने नाम नहीं बताया है। शाओमी 2109119 DI, कौन है बेटा ये? नाम बता दो। अटेंडेंस मार्क करनी होगी इसलिए पूछ रहे हैं बेटा। और एक डॉट के नाम से भी आए हैं, बस डॉट लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है। सर। यूनिक आईडी। हाँ जी। सर मैं हृदय हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। हृदय, आपने हमारा हृदय जीत लिया। डॉट के नाम से आए हैं। और शाओमी के नाम से कौन आए हैं? एक मिस्टर ग्रीन भी हैं। मिस्टर ग्रीन, मिस्टर ग्रीन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ओके, डोंट वांट टू आइडेंटिफाई, कीप इट सीक्रेट बेटा। बाद में पता चला था वैसे भी। मिस्टर ग्रीन जैसे वो थे ना एवेंजर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कैटेगरी क्लियर है हमें सबको? ओके। अब इसके जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने कौन कौन सा प्रैक्टिस करना है, बुक के अंदर से आपने क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा इनमें अच्छा यूटिलाइजेशन किया है कंसेप्ट का। 15 16 17 18, ये चार न्यूमेरिकल लास्ट के, इन चार में से एक क्वेश्चन आ सकता है विद वैल्यू चेंज्ड। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आए ये मैं गारंटी नहीं देता भाई, लेकिन 15 से लेकिन 18 तक के चार जो न्यूमेरिकल हैं ये चारों आपको आने जरूरी हैं। इन चारों का कंसेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी बनता है, 6 हो गई, तो अब 7th कैटेगरी पे जा रहे हैं। एक सॉल्ड एग्जाम्पल मैंने स्किप किया था इसीलिए पहले। सॉल्ड एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको इस तरह से मिड पॉइंट के ऊपर यहां पे ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस 2 मीटर गिवन था, एक पॉइंट वाई है और एक पॉइंट एक्स है। यहां पे F2 फोर्स अप्लाई हुआ, वैल्यू 5 न्यूटन, और यहां पे F1 फोर्स अप्लाई हुआ, सेम वैल्यू 5 न्यूटन। मिड पॉइंट पे है तो आप समझ गए होंगे, एक्स अगर मिड पॉइंट पे है तो दोनों तरफ से डिस्टेंस कितना बन गया है? 1 मीटर। ये बात यहां तक की क्लियर है? अब पूछा है एक्स और वाई के अबाउट दोनों फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट एक्स एज वेल एज पॉइंट वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहले हम बात करते हैं एक्स के अबाउट। तो एक्स के अबाउट बेटा यहां पे F1 की वजह से पहले बात करो, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से, F1 का कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर, तो 5 इंटू 1, 5 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। फिर F2 की वजह से देखा तो F2 की वैल्यू भी 5 है इंटू, अब F2 से डिस्टेंस कितना है? अगेन 1 मीटर, तो बन गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। चलो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो नेट बन गया हमारे पास, दोनों क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बना? दोनों ऐड कर दिए, 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये पहला पार्ट हमारे पास बना। अब लेकिन सेकंड पार्ट की बात करें, ये वाई पॉइंट के लिए, अबाउट वाई। अबाउट वाई जब हमने देखा तो सबसे पहले तो F1 का देखिए,
F1 की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना बेटा, 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 से कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो बन गया 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। चलो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा, F2 की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स, तो F2 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अब y के ऊपर, F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम लाइन ऑफ एक्शन है 0, तो इसीलिए 0 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो नेट इस बार कितना मिला बेटा, अगेन सेम 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट बनता था क्वेश्चन। क्लियर है, हमें पार्ट्स ध्यान में रखने हैं, दोनों का अलग अलग से सॉल्व करना है। तो ये एक कैटेगरी एक्सक्लूसिवली पूछ लिया जाता है, कई बार पता होना चाहिए। नहीं बेटा, जब आप क्लॉकवाइज लिख देते हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू -10 न्यूटन मीटर। तो माइनस का मतलब इटसेल्फ इज क्लॉकवाइज। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज आंसर मिला है, या तो आप प्लस में लिख दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने वो मेंशन कर दिया, फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन यार, वो सी सॉ वाला क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, आपके पास एक दिन का टाइम दूंगा मैं। अगर किसी को भी डाउट आएगा, इस असाइनमेंट के अंदर मैं एक सीसॉ वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। बस उसमें पिवट का पॉइंट आपको लिख के दिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया होगा, तो आपने अपने आप इमेजिन करना है। तो वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, इस तरह का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आया है इसी यही क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके स्कूल वालों ने डाल दिया था। तो मेरी वर्कशीट में ये पड़ा हुआ है पहले से ही, इसी के जैसा क्वेश्चन उन्होंने डाला था। बस वैल्यूज, दो वैल्यूज उसमें से चेंज थी, टोटल 3 वैल्यूज गिवन थी। यू विल सी, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी। बस जिनका नाम नहीं है उनको हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हमें पता नहीं है वो कौन है। तो प्लीज बता देना, मेरी वर्कशीट के अंदर 100% श्योर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको मिस मत करना। नाम बता देना, मिस्टर ग्रीन एंड शाओमी एंड डॉट, डॉट तो हृदय है, ठीक है। एक सीसॉ वाला क्वेश्चन आपने करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सीसॉ के केस में पिवट फिक्स्ड होगा, वो भी मिड पॉइंट के ऊपर इस बार, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों तरफ से इक्वल लेंथ होती है दोनों आर्म्स की। दूसरी बात, आपको इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम, 2 मीटर और 2.5 मीटर फ्रॉम द मिडल बैठे हुए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल है ये बुक का। 30 किलोग्राम at a distance of 2 मीटर, 50 किलोग्राम at a distance of 2.5 मीटर. So where should a man of 74 kilograms sit to balance it? Obviously on the other side, 74 किलोग्राम, पर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस हो गया 74 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2.5। अग्री एवरीवन? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो इक्वेट करा, एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बुक में थोड़ा लेंथी बना के किया होता है, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे आप कंसेप्ट्स की, ठीक है। कीप इट शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 विल बी योर 7th कैटेगरी। ये वाला क्वेश्चन आएगा सैंपल एग्जांपल्स में, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, क्वेश्चन नंबर 11। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी देख रहे हो, कंसाइज सबके पास है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द टेस्ट। एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट है, इसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। बाकी सब में तो जस्ट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, दोनों तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन इसमें घूमेगा ही नहीं, स्प्रिंग बैलेंस उसे पकड़ के रखेगा ना। अब अगर उसके ऊपर कोई मेजरमेंट आ रही है तो पक्का वो टर्निंग इफेक्ट ही था जिसको उसने रोकने की कोशिश की। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आपको इस तरह से यूनिफॉर्म स्केल दिया है, 0 मार्क के ऊपर उसे पिवट किया गया है, 0 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, ठीक है।
और दूसरी ओर 100 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर उसे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। यहां पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, बी पॉइंट, इधर ए पॉइंट हो गया, इधर बी पॉइंट हो गया। सो दिस इज द गिवन डायग्राम। अब साथ में इसमें कहा है 40 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर 40 किलोग्राम फोर्स अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड। तो ये 40 किलोग्राम फोर्स पहले बताओ कौन सी डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा, एंटी और क्लॉकवाइज? ओके, ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो। मैंने क्या कहा था, कहां पिवट किया गया इसको? जीरो मार्क के ऊपर। तो जीरो मार्क के रिस्पेक्टिवली 40 क्या करेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हुई। कितना मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बना? 40 इंटू 40 बन गया 1600। लेकिन यहां पे 40 क्या है? सेंटीमीटर। इधर किलोग्राम फोर्स है। तो आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इक्वेट करना होगा तो उसे भी सेंटीमीटर में छोड़ देना, पर अगर करना है तो अपॉन 100 कर दो, दो जीरो कैंसल, 16 किलोग्राम फोर्स मीटर आ जाएगा, या फिर 1600 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दैट इज ओके, यूनिट तो साथ में लिखेंगे, तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। पहला पार्ट ये क्लियर है। अब 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर लेकिन इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। तो अगर इसका वेट होता तो इसके अंदर क्या हो जाता? वो ऐड हो जाता। अगर वेट होता तो वो यहां पे एक्ट करता, तो फिर उसका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होता इनटू वेट, तो वो भी साथ में टर्निंग इफेक्ट ऐड होता। लेकिन पहले क्वेश्चन में कहा गया है लेट अस सपोज इट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, सो व्हाट विल बी द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएटेड? यही है, फिर तो सिर्फ यही रहेगी 40 किलोग्राम फोर्स की वजह से। और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आएगी? तो ये जितना नीचे की ओर खींच रहा है स्केल को, उतना ही इसके ऊपर वेट पड़ेगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? वेट। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आएगी व्हेन द स्केल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास? 16 किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर। अच्छा, ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स है। रीडिंग कितनी आएगी? 40 किलोग्राम फोर्स ऑफ कोर्स। वो तो स्प्रिंग बैलेंस ने तो जस्ट वेट मेजर करना है ना, तो वेट कितना सस्पेंड हो रहा है उससे? 40 किलोग्राम फोर्स। तो रीडिंग क्या होगी स्प्रिंग बैलेंस की? 40 किलोग्राम फोर्स, अगर उसकी रीडिंग पूछी होगी। आपको क्या पूछा है? फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ। ये क्या निकाला हमने यहां पे? अच्छा, अभी तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला ना, तो अब रीडिंग ऑफ फोर्स निकालते हैं, इसकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? ये ऊपर की ओर खींचेगा इसको, सेकंड पार्ट तो पढ़ा ही नहीं भाई। तो ये ऊपर की ओर अगर खींचेगा तो क्या होगा? आप देखो, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में कितना बन रहा है हमारे पास? 40 इंटू 40 अपॉन 100, 16 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। पिवट से देखना है ना बेटा, तो पिवट से डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो इसीलिए फोर्स की वैल्यू भी सेम ही आएगी, 16 किलोग्राम फोर्स। हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट, अगर इसका वेट, लेट अस से इसका वेट दिया है कितना? 20 किलोग्राम फोर्स। अब 20 किलोग्राम फोर्स अगर है तो इस बार क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये दोनों। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से बने? अब पहला 40 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस, अब डिस्टेंस कितना है ये? 50 इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ इंटू 1। मीटर्स में कन्वर्ट करके चलना है, एक दो, एक दो, 16 प्लस 10, तो एफ की वैल्यू आ गई 26 किलोग्राम फोर्स।
इजी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कन्वर्जन के लिए किया क्योंकि दूसरी ओर मीटर में ले रहे हैं। डन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा अब ये कितने कैटेगरीज हो गए हमारे अब 7। चलो फिर एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट्थ क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट पहले व्हाट्सएप भेजी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो तुम लोगों के पास वो हमारे क्वेश्चन पेपर में है। तुम लोगों को मिला होगा इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर एक, है ना। उस क्वेश्चन पेपर में मैंने एक क्वेश्चन डाला है जिसमें ध्यान देना, उस क्वेश्चन को अभी मेरे पास है नहीं वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ऐसे ही जस्ट बता देता हूं किस तरह से था। इस तरह से एक शेप दिया होगा, यहां पे पिवट है, दिस इज द पिवट सेंटर ओ। अब यहां से इस तरह से पहली लाइन ये है, यहां पे फोर्स अप्लाई किया इस तरह से, लेट अस से 4 न्यूटन, और डिस्टेंस है 0.4 मीटर। यहां पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, और डिस्टेंस है 0.4 मीटर अगेन। फिर एक फोर्स है ये, लेट अस से इस बार फोर्स अप्लाई हुआ है इस तरह से, डिस्टेंस है यहां तक का ओ का 0.3 मीटर, और फोर्स अप्लाई हुआ 10 न्यूटन। ये F1, F2, F3, और एक और लगा देते हैं यहां पे इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस बार डिस्टेंस दिया है 0.2 मीटर, और फोर्स अप्लाई किया है लेट अस से 6 न्यूटन। हाँ इस तरह से बना रहा हूं। एक और लगा देते हैं यहां पे इस तरह से, तो लेट अस से 0.3 मीटर के ऊपर 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ये बन गया F4 और ये बन गया F5। अब पूछा है नेट रिजल्टेंट कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है नेट। इस तरह से 4-5 फोर्सेस लगे होंगे। तो देखो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। ये क्यों रिजेक्ट हो गया, टुवर्ड्स द पिवट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब बाकियों को देखो, ये वाले का कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है, क्लॉकवाइज। ये वाले का एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज। तो इस तरह से सारे आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्लॉकवाइज अलग कर दो, एंटी क्लॉकवाइज अलग कर दो, तो सबका सम इक्वल हो जरूरी नहीं है। हमें यह नहीं कहा है कि बैलेंस हो रहा है, हमें सिर्फ इतना पूछा नेट रिजल्टेंट क्या है। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज अलग से निकाल लो। एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है इसमें, 6 इंटू 0.2 कितना हो गया, 1.2 न्यूटन मीटर, प्लस और कौन एंटी क्लॉकवाइज 4 इंटू 0.3 1.2 न्यूटन मीटर, तो कितना आ गया 2.4 न्यूटन मीटर। ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव में लेंगे इसको, ऐड करेंगे जब नेट रिजल्टेंट निकालेंगे। अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का नेट बताइए कितना बना क्लॉकवाइज, देखो भाई 4 इंटू 0.4 कितना बन गया 1.6 न्यूटन मीटर, प्लस और कौन है क्लॉकवाइज 5 इंटू 0.4, तो 2 आ गया। तो कितना बन गया 2 प्लस 1.6, 3.6 न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज है। तो नेट रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज 2.4 प्लस क्लॉकवाइज नेगेटिव में लूंगा 3.6। इस तरह से करना है आपने, स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना, जल्दी कोई नहीं करनी है। 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगते हैं, लगने दो, पर एक्यूरेसी इंश्योर हो जाती है, नहीं तो जल्दी में एक स्टेप में गलती होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बन गया 2.4 माइनस 3.6, तो कितना आया आंसर -1.2 न्यूटन मीटर, मतलब 1.2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये नेट रिजल्टेड आ गया आपके पास। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द 8th कैटेगरी।
क्लियर एवरीवन? यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। अच्छा, वो एल्यूमिनियम और स्टील रॉड वाला है। एक क्वेश्चन है आपकी कंसाइज में, यही तो बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन नया डाला है सेंटर ऑफ मास वाला, उसे लास्ट में करेंगे ना अलग से। पहले 10 कैटेगरी जो रूटीन में बनती हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है टाइम अभी। यहां तक के क्लियर? तो पहले 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, अगर किसी को ये रिपीट करके क्रॉस चेक करना होगा, ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा लेक्चर, वहां से दोबारा एक्सेस कर सकते हो। अगर भूल गया कुछ कि हाँ कोई पॉइंट भूल गया, मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी, ये सारा एक्सेस करना है ध्यान से। ओ कर रहे थे, देख लो बेटा, ये बाद में इसको दोबारा से रिपीट कर लेना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है इसके बाद 9th नंबर पे कैटेगरी। 9th नंबर पे आपने करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और 10th नंबर पे करना है सर्कुलर मोशन। 9th नंबर की बात करें अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, तो हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो एक तो है कि इक्विलिब्रियम में कब होती है बॉडी, जब उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फोर्सेस अप्लाइड बिकम्स इक्वल टू 0, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है ऑब्जेक्ट। अब इक्विलिब्रियम के आपको 2 टाइप बताए गए हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, कंसाइज के अंदर यही मेंशन किए गए हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट एंड स्टिल, नेट रिजल्टेड ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, उन सब का एल्जेब्राइक सम, और साथ में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सबका सम 0 हो रहा है अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कही जाएगी व्हेन इट इज एट रेस्ट। और जब मोशन में होते हुए भी सेम हो रहा है, सबका नेट रिजल्टेंट 0, एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल फोर्सेस एज वेल एज सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, तब वो इक्विलिब्रियम में कही जाती है। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रीवियस ईयर से अगर देखोगे तो वो प्लेनेट वाला एग्जांपल काफी बार पूछा गया है कि प्लेनेट व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बन जाता है। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स जस्ट रीड आउट कर लेना। ये तो हुआ जनरल पॉइंट, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है अगर टिपिकल बनाना हो, तो इसकी जगह पे हमारे पास इक्विलिब्रियम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो एक्सक्लूसिविटी भी है फाइनल ईयर की। तो इक्विलिब्रियम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप की इक्विलिब्रियम इक्वली इंपॉर्टेंट बनती है बेटा। बुकलेट कीप वन, पास अदर्स। बाकी ऑनलाइन वालों, तुम लोगों ने ये बुकलेट डिमांड कर लेनी है। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ ऑफ द बॉडी, दैट इज बेस ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। 2 चीजें कही मैंने, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा बेस ऑफ द बॉडी। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टू एंश्योर द इक्विलिब्रियम। मान लो हमारे पास एक इस तरह से बॉल दिया है, उसके अंदर मैं यहां पे एक ग्लास बॉल रखता हूं एक एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है, और यहां से इसे रिलीज कर देता हूं, तो ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। मान लो यहां से लेके आया था पहले इधर, अब ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, बार बार इस तरह से करता रहेगा, लेकिन इन दी एंड कहां पे आएगा? वापस। तो मतलब इसका, अब ये बॉडी यहां पे जब थी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था, ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली देखें, इतनी सी लिमिटेड सी हाइट के ऊपर था। मैंने इसकी हाइट चेंज की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊपर ले गया मैं इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसने क्या टेंडेंसी शो की कि मैं अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन जो पहले थी उसी को वापस गेन करूंगा। सो दैट टेंडेंसी टू रीगेन द इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिजल्ट्स
इनटू स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर देता है कि ये बार बार एक्सट्रीम पे जाएगा, ऑसिलेट करते हुए वापस वहीं पे आएगा। जैसे कि ओशन के अंदर अगर एक शिप है तो वो बार बार टिल्ट भी होता है अगर, तो उसके बाद वो अपने आप ही स्टेबल हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, वो देखा होगा आपने, वो कौन सी डॉल होती है जिसको पंच करते हैं फिर वापस आ जाती है ना, फिर सीधा हो जाता है वो। तो उसके अंदर कौन सी इक्विलिब्रियम बन रही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रही है। पंच करते हैं उसको, वो फिर टेढ़ा होता है, फिर सीधा हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर ऑसिलेट करेगा, वापस स्टेबल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये कब होगी इंश्योर? जैसे मेरे पास मान लो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है? ज्योमेट्रिक सेंटर यहां पे है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं इसे टिल्ट कर दूं तो इस तरह से टिल्ट हो गया, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आ गया? नीचे शिफ्ट हो गया। तो जब भी ऐसा होता है, अब अगर इसके पास अभी फिलहाल इसे मैंने टिल्ट तो किया लेकिन एक लिमिट तक, यहां पे टिल्ट किया, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन नो डाउट नीचे आ गई होगी, थोड़ा सा नीचे हो गई, लेकिन ये क्या चाहता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कि अपने आप को वापस रीगेन करना चाहता है, तो वापस उसी हाइट पे आना चाहता है। तो ऐसे में अभी अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन बेटे बेस ऑफ द बॉडी से होके जाएगी, तो वो वापस वहीं आ जाएगा, रीगेन कर लेगा अपनी पोजीशन को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की टेंडेंसी शो करता है, तो ऐसे में वो थोड़ा सा ट्रेम्बल करेगा लेकिन वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे जरूरत से ज्यादा टिल्ट कर दिया, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन आउट ऑफ द बेस होके जा रही है, अगर आउट ऑफ द बेस होके जाएगी तो इसका मतलब इट विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम एंड इट विल फॉल डाउन, तो अब ये स्टेबल नहीं रही। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इंश्योर करने के लिए कंडीशंस क्या बनी? दो कंडीशंस बनी। एक की जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ अर्थ शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकता है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन ही जितना नीचे हो उतना ही बेटर, क्योंकि अगर इसकी लो होगी पोजीशन तो डेफिनेटली फिर तो उसके आउट ऑफ द बेस होके जाने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। जैसे मान लो इसकी जगह मैं इसको इस तरह से रख देता, तो फिर तो जहां मर्जी से टिल्ट कर लो वापस वहीं पे ही अटके गिरेगा वहीं पे ही, जो मर्जी कर लो फिर तो, क्योंकि फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे आ गया। तो दो कंडीशंस बनी स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंश्योर करने के लिए। पहली, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल टुवर्ड्स द बेस। सेकेंड कंडीशन, the line joining the center of gravity of the body and center of earth should always be passing through the base of the body। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पर अगर ये लाइन आउटसाइड द बेस होके चली गई तो इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन अपने आप ही बन गई। तो फिर अनस्टेबल होने के लिए उसको और क्या करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कहां को शिफ्ट करना है? एज मच एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि हाई होगा तभी तो लाइन बाहर से होके जाएगी, थोड़ा सा ही टिल्ट करते। अग्री? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। ये क्वेश्चन कहां काम आएगा? ये क्वेश्चन आता है आपका कि वेगन्स ऑफ अ ट्रेन आर ऑलवेज फिल्ड हाफ, पार्शियली फिल किया जाता है उनको वेगन्स को। ट्रेन जिसमें सामान भर के भेजते हैं ना, जैसे शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है या जितना भी मटेरियल्स का होता है, ऑयल का होता है, तो उनमें वो पूरा नहीं भरा जाता, उनको हाफ फिल रखा जाता है उनको, क्योंकि उससे क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन एज लो एज पॉसिबल मेंटेन होगी, सो दैट द वेगन्स ऑलवेज मेंटेन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं तो टर्न लेने के टाइम पे ऑब्वियस है टिल्ट करेगा और उस टाइम पे वो रोल कर सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंटल फिनोमिना हो सकता है वहां पे। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस क्लियर, पहली एज हाई एज पॉसिबल और दूसरी आउटसाइड द बेस।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में लेकिन कभी भी उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट नहीं होती। जैसे कि आप यहां पे ग्राउंड पे एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहेगी, जहां मर्जी घुमा दो उसको, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, जहां मर्जी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैंने विद डायग्राम्स रखे हैं इस असाइनमेंट के अंदर, उनको जब गो थ्रू करोगे और क्लैरिटी आ जाएगी। इन क्वेश्चंस को गो थ्रू भी कर लोगे, समझ आ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने रखे हैं, स्टार्टिंग मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के साथ करी है, तो नीड नॉट टू वरी। यस, डाउट है? हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड क्यों किया जाता है वेगन्स को या कोई भी कंटेनर्स को? क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तो लो रहेगी, ठीक है, उसकी वजह से हमेशा क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ अर्थ विल ऑलवेज पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, बैलेंस मेंटेन रहेगा। वाइन ग्लासेस हैव वाइड बेसिस, वाइड बेस क्यों होता है वाइन ग्लास का? अगेन सेम, कि लाइन ज्वाइनिंग the center of gravity of the glass and center of earth always pass through the base of the glass so as to maintain its equilibrium and it does not tremble down. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो बनता है कि व्हाई डू वी लीन आवर बॉडी फॉरवर्ड while moving downhill and lean our body backward while, नहीं, while moving downhill क्या करते हैं? बैकवर्ड। और अपहिल मूव करते हैं तो फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं बॉडी को। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगेन टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन से रिलेटेड। तो 1 और 2 मार्क्स में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। 1 मार्क का ही होता है यूजुअली, पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता जरूर है। तो ये इंश्योर करना है आपने कि इसके सारे क्वेश्चन ये गो थ्रू कर लेना। हार्डली 10 क्वेश्चन रखे हैं, 15 मिनट में कवर हो जाएंगे वर्कशीट में। यस, एक और डाउट है? रेन ड्रॉपलेट फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई रेन ड्रॉपलेट, देखो एक क्वेश्चन आया है कि रेन ड्रॉपलेट का एक एग्जांपल दिया है बुक में कि रेन ड्रॉपलेट जब फॉल कर रही है तो उसको इन्होंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोल दिया, पर वो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर फॉल कर रही है तो उसके पास तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये इनका डाउट है कि सर वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे हुई? फिर तो वो चेंज इन स्पीड हो रहा है उसका। नहीं बेटा, उन्होंने लिख के दिया है साथ में कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उन्होंने वो कंडीशन दी है, तो कंडीशन साथ में अप्लाई कर दी थी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉपलेट कांस्टेंट हो गई? एयर के फ्रिक्शन की वजह से। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट बैलेंस्ड फोर्स बन गया ना, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए है। अब उसमें नेट एक्सेलरेशन जीरो है, जितनी वेलोसिटी से गिर रही थी उतनी पे ही गिरती रहेगी, जितना मर्जी नजदीक आ जाए। अदरवाइज नॉर्मली इट इज सपोज टू हैपन दैट वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग, पर यहां इंक्रीज नहीं हो रही ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो पॉसिबल हुआ है ये एग्जांपल, अदरवाइज वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। कंफर्म्ड? अब लास्ट में हमारे पास एक और बनता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चंस जो आपने पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना, उनको जस्ट रीडिंग दे देना। इन 3 में से एक क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं। पहला, सर्कुलर मोशन की इंट्रोडक्शन जब पढ़ी आपने तो आपको क्या बताया गया? कुछ इस तरह से था हमारे पास एग्जांपल, लेट अस से दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। अब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन या फिर एक सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है तो उसमें कौन सा फोर्स प्रोवाइड हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटी उसे अपने सेंटर की ओर खींच रही है। ये अर्थ है मान लो, ये सैटेलाइट है, ठीक है, पूरा लिख देता हूं कहीं सन ना सोच ले। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट को अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से अंदर खींच रही है। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है? इधर, अलोंग द टेंजेंट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पे कहां होगी? इधर। इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर। तो इवन दो द वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, so it means the satellite is supposed to have accelerated motion.
Now the question is whether this acceleration is uniform or variable. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंजिंग एक्सेलरेशन। नाइन्थ के कंसेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो यूनिफॉर्म बोल दोगे, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वहां पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। सिर्फ इतना कहा था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स, तो इसलिए चलो बोल दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गलत हो गया। आपने क्या करना है यहां पे, अब देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो। द फोर्स नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अप्लाई हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन थी, यहां इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी में तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हुई, ये इस पॉइंट के ऊपर ये। तो हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। डू वी एग्री? और आपको यह भी पता है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो ये बन गई वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक चेंज हो रहा है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पॉइंट। ओवरऑल तो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ट्रैक ही लग रहा है, तो डायरेक्शन एक ही है। वो तो जनरल डायरेक्शन की बात हुई ना कि जनरल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है, पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अलग बन रही है ना। लाइन ऑफ दैट डायरेक्शन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, दैट इज व्हाई इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्लियर हो गया यहां पे। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से रेज करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्यों अज्यूम करना पड़ा कि अगर यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ट्रैक कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट को तो फिर अंदर आ जाना चाहिए था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो ऐसे में हमने क्या अज्यूम किया, अब मैं अगर इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं इसमें क्या अज्यूम करूंगा कि यार इसमें उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और अप्लाई होना चाहिए इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सैटेलाइट को अर्थ अगर अंदर की ओर खींच रही है तो उस टाइम पे उस सैटेलाइट पे एक अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक भी फोर्स अप्लाई हो रहा होना चाहिए। सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटी ने एक्ट किया, सैटेलाइट के ऊपर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, दोनों फोर्सेस सैटेलाइट के ऊपर लग रहे हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो बैलेंस कर जाएंगे इस बार, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। जैसे एक्शन मैंने अर्थ पे दिया, अर्थ ने मेरे ऊपर रिएक्शन दिया तो मैं आगे मूव करा, वो एक्शन रिएक्शन थे, वो बैलेंस नहीं होते थे। लेकिन यहां तो दोनों एक दूसरे के इसी के ऊपर है ना, सैटेलाइट के ऊपर, तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस बन गए। पहली बात तो ये, सो दे कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर। सेंट्रीपिटल फोर्स दे कैन बैलेंस ईच अदर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग था। सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, डेफिनेटली विल बैलेंस ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। बैलेंस फोर्सेस की यही तो डेफिनेशन है, व्हेन नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली दे विल बैलेंस आउट ईच अदर। ये पॉइंट क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस आ गया, लेकिन एक बात यह भी है कि इसका कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, हमने इसे अज्यूम किया है। हमने किसने? ऑब्जर्वर ने, टू जस्ट टू स्टडी द सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So it is an assumed force. That is why it is a virtual force, not a real force, which is assumed by the observer to study circular motion of a body. To justify its circular motion, we assumed this force to be acting on the body. Otherwise, actual में ये force exist नहीं करता। एक छोटा सा बॉक्स बना है जहां पे ये
लिखिए लाइन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ वर्चुअल फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। वो पैराग्राफ आपने कॉपी पेस्ट लर्न करना है, उसे 2 बार रीड आउट कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। अब हमने भी तो डिस्कस कर लिया, इट इज जस्ट अ अज्यूम्ड फोर्स। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस पॉइंट में से। क्लियर होगा आई थिंक ये भी। अब लास्ट में सर्कुलर मोशन से एक और 3 पॉइंट कहे थे क्योंकि मैंने, तो तीसरा पॉइंट रहेगा केस ऑफ मेरीगो राउंड। मेरीगो राउंड की आपने जस्ट रीडिंग करनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 मार्कर एमसीक्यू। अगर पूछ लिया तो रेयर है, पर फिर भी आपने उसको एक बार रीड आउट कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्टिल यू मस्ट गो थ्रू दैट। अब लास्ट में हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन रखा गया है एक अनसॉल्व क्वेश्चन में, इस बार 2 क्वेश्चन नए ऐड ऑन हुए हैं, उन्हीं 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है अभी, जो मैंने अभी स्किप करके रखा है लास्ट में, जस्ट एक वैसे तो है तो सिंपल ही क्वेश्चन, कंसाइज का ही है, लास्ट में पॉइंट आउट करूंगा। आपको एक क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, अनसॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। 9th क्वेश्चन में आपने ध्यान देना है, देख रहे होंगे सब लोग। 55 किलोग्राम स्टूडेंट इज क्लाइंबिंग अ रोप लैडर हैंगिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। While climbing, the student leans 0.35 मीटर। ये इस तरह से लेडर है अगर, तो वो थोड़ा सा लीन कर गया, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन गया 0.35 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन ऑफ द लेडर। अदरवाइज ही वाज सपोज टू स्टे लाइक दिस, इस तरह से रहना चाहिए था उसको, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब ये गिरने वाला है, ये वाले केस में ये गिरने वाला है, ये इस तरह से गिरेगा, ठीक है। Calculate the torque produced about the top support point of the rope ladder due to the student's weight। स्टूडेंट का वेट कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा 55 किलोग्राम्स, और वो 0.35 मीटर अवे शिफ्ट हो गया है, लीन कर गया है। तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां चला गया, कितने डिस्टेंस पे है इधर को, 0.35। यहां हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो यहां से अगर रोप से लगा के रखा था तो रोप के पॉइंट, ये पीवट है, पीवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.35 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 55, दैट विल बी द टर्निंग इफेक्ट। ओके। और दूसरा, व्हाई द लेडर स्टार्ट स्विंगिंग व्हेन द स्टूडेंट लीन्स बैकवर्ड एंड हाउ द स्टूडेंट शुड क्लाइंब टू मिनिमाइज द स्विंगिंग। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दो यार, टर्निंग इफेक्ट अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेट है ये तो फिक्स्ड है, फोर्स अप्लाइड तो फिक्स्ड है। आप एक काम कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, रोप के साथ वर्टिकली हैंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वर्टिकल पोजीशन में रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। और यहां पे स्विंग क्यों करा, बिकॉज द वेट इज एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द central axis of rotation, due to which it produces turning effect of force। कौन सी डायरेक्शन में है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एक ये क्वेश्चन है, और एक इससे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एल्यूमिनियम रॉड है और एक स्टील रॉड है, 2 रॉड्स हैं इकट्ठी फ्यूज करके ज्वाइन कर दी हैं। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ 50 सेंटीमीटर रखी गई है, और कहा क्या गया है, एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हुज मास पर यूनिट लेंथ इज, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 0.15 किलोग्राम पर मीटर, एल्यूमिनियम का, ये एल्यूमिनियम के लिए दिया गया है। और दूसरी ओर हमें किसका दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया है, 0.45।
दूसरी ओर है मास पर यूनिट लेंथ फॉर स्टील 0.45 किलोग्राम पर मीटर। ये क्वेश्चन है गिवन, एट व्हाट पॉइंट शुड द रॉड बी सपोर्टेड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली। ये क्वेश्चन था आपके पास, राइट? लीजिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के केस में हमने एक कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है, सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका ऑब्वियस है यहां पे एल्यूमिनियम रॉड जो है, और एक एल्यूमिनियम रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कम होता है, और इधर स्टील के केस में हैवी है वो, तो मास किस तरफ को कॉन्सेंट्रेटेड होगा? स्टील की तरफ। सेम वे में अगर मेरे पास अब इस तरह से ये एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, एल्यूमिनियम का अपना सेंटर ऑफ मास है, स्टील का अपना सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की बात की थी हमने, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो मान लो ये ए पॉइंट है जिसका यहां से पोजीशन वेक्टर बनता है R1, और एक बी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस बनता है R2। मतलब कोई पोजीशंस है दो, इस तरह से मेरे पास पोजीशंस है, ये बी पॉइंट हो गया, ये एल्यूमिनियम है तो ये स्टील हो गया। अब ऑब्वियस है अगर स्टील ज्यादा हैवी है तो सेंटर ऑफ मास ए एल्यूमिनियम और बी स्टील किसकी तरफ ज्यादा होगा? स्टील की तरफ होगा। तो मान लो इधर जैसे आ गया होगा वो पॉइंट स्टील की तरफ होगा ज्यादा, तो ये वाला मेरे पास इस तरह से इसका वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन बन जाएगी। इसे बोल देता हूं आर। ये मेजरमेंट है जो हमें कैलकुलेट करनी होती है इसके अंदर एक्चुअली। तो अब ऐसे में सेंटर ऑफ मास के केस में हमारे पास जो फॉर्मुलेशन बनती है, ये वैल्यू को अगर मेजर करना है, मान लो ये आर डिस्टेंस पे है, तो आर की वैल्यू कितनी बनती है? m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है। ये पोजीशन जो होती है मतलब सेंटर ऑफ मास की, ये कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल मास इनटू इट्स पोजीशन। टोटल मास की अपनी एक पोजीशन है, किस पोजीशन पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है, m1 प्लस m2, दोनों का मास यहां पे इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। दोनों के मासेस अलग से दिए हैं और उनके मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो भी पता है, उनकी पोजीशन पता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये रॉड जो थी, अगर मैं इस रॉड को देखूं, तो इस रॉड में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे एक्ट करेगा? 25 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और इसका कहां पे करेगा? यहीं से इसकी पोजीशन क्या बनी? 75 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। पोजीशन तो एक ही जगह से देखनी पड़ेगी ना हमें, यहां पे पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है? तो इसकी एक की पोजीशन है 25 सेंटीमीटर पे, एक की पोजीशन है 0.75 मीटर पे, 0.25 मीटर, 0.75 मीटर। ये पॉइंट क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले मास ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड कितना होगा? इस पूरी रॉड का मास कितना है बेटा? मास ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, हाँ जी, कितना होगा? लेंथ, टोटल लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.15 कितना आया बेटा? बता दो यार। 0.075 किलोग्राम। ये बन गया मास ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल मास आ जाएगा। सेम वे में मास ऑफ स्टील रॉड। अब स्टील रॉड का मास बताओ कितना आएगा फिर? अब इसकी भी लेंथ कितनी है? 0.5 इंटू 0.45। हाँ बेटा, कितनी आई वैल्यू? मल्टीप्लाई करके बताओ। अरे यार मल्टीप्लाई करके बता दो। 0.225 किलोग्राम, ठीक है? अब पोजीशन हमें पता है ना पहले से, 0.25 और उधर 0.75।
R1 की वैल्यू कितनी है? 0.25। और R2 की वैल्यू कितनी है? 0.75। M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू 0.075, 0.075। और M2 की वैल्यू कितनी है? 0.225 अपॉन 0.075 प्लस 0.225। ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? आई थिंक 62.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो 62.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहां से निकाल रहा हूं मैं? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस साइड। ठीक है, अगर मैं मिड पॉइंट से बोलूंगा तो कितना बोलूंगा फिर? एट 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, या फिर एट 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्टील रॉड। बेटा ये कैलकुलेट करके जो आएगी वैल्यू, दैट विल बी 62.5 सेंटीमीटर। अगर ये 62.5 सेंटीमीटर आई तो ये यहां से आई ना, यहां पे ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बना? ये 50 सेंटीमीटर है टोटल, यहां तक 62.5 आया आंसर। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 12.5। बस यही था। तो ये क्वेश्चन भी अब वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, स्कोप ऑफ द सिलेबस में भी नहीं है। मैंने आईसीएसई का सिलेबस कंपेयर किया था, उसके अंदर नहीं लिखा है। 2026-7 सेशन के लिए सेंटर ऑफ मास वैसे सिलेबस में नहीं रखा गया है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर, बट स्टिल इफ वी हैव, वी मस्ट वेलकम इट। दैट इज द ओनली पॉसिबल वे, है ना? तो अब आप लोगों ने इसके बाद, मैंने एक और क्वेश्चन कहा था आप लोगों को जाने के टाइम पे, है ना? हाँ, वो क्वेश्चन आपकी कंसाइज का है। कंसाइज का ये क्वेश्चन भी मेंशन कर रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन रखा गया है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में है, लास्ट टॉपिक, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 1B के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। A uniform flat circular rim is balanced on a sharp vertical nail by supporting it at a point A, as shown in the figure. Mark the position of center of gravity of the rim in the diagram by the letter G. ये क्वेश्चन को आपने करना है, और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी करना है। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक 7 या 8 साल पहले भी आया है आपके स्कूल में, और वहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, तो इसके बारे में आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, अगर किसी को भी डाउट आया इस क्वेश्चन में भी, यू आर मोस्ट वेलकम एट व्हाट टाइम? टुमारो 3:30 to 4:30 तुम लोग पूछ सकते हो, डाउट्स के लिए कॉल कर सकते हो, नंबर तुम लोगों के पास है ही। हाँ, आप लोगों ने अब एक काम करना है, वर्कशीट मंगवानी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी वर्कशीट, कौन सी वर्कशीट मैं बता देता हूं, जस्ट वेट। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, आई होप रीडेबल हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर दीज क्वेश्चंस रीडेबल टू यू? यस सर। अब इसमें ये देखिए, जिनका प्रॉब्लम हो सकता था आपको, वो मैंने सॉल्व करके रख दिया है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अब देखो, अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक उसके लाइन के अंदर रहेगी, ये है बेस यहां पे इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर से होके जा रही है अगर, तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम में वापस वहीं पे आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब गिर जाएगा, और फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन पे, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। सेम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के और एग्जांपल्स दिए हैं। इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ बेस, बेस की विड्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पता होना चाहिए। फिर एक और एग्जांपल दिया है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, इनको आपने गो थ्रू करना है। जैसे कि व्हाई डू द रेसिंग कार्स हैव वेरी लो बॉडीज, व्हाई डू द टाइट रोप वॉकर्स कैरी अ लॉन्ग पोल, अगेन टू मेंटेन मेक श्योर दैट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ अर्थ ऑलवेज पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। तो उसी को इंश्योर करना है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम।
Why are school bags recommended with wide straps and low hanging positions? लो हैंगिंग पोजीशन होती है, बैग लटके ही रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है यार. Why does a person bend forward while climbing a hill? Conditions for stability of a body with respect to position of center of gravity as low as possible होनी चाहिए, और बेस का एरिया ज्यादा होना चाहिए, सो दैट लाइन हमेशा बेस से होके जाए. फिर इसके बाद अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे. ये न्यूमेरिकल्स सिंपल से स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा, और लेवल अप होते होते 16 मार्क्स तक का अगर आपको सिक्योर करना है, 20 में से 80% सिक्योर करना है, तो आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं वो बता रहा हूं. लेट अस सी कहां तक पहुंचना है. हाँ, ये क्वेश्चन जरूर करना गाइस. क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन नाउ फॉर नाउ. और आपने पहले 20 क्वेश्चन करने हैं. अगर आपको 16 मार्क्स लाने आउट ऑफ 20, मतलब 80%, तो पहले 20 क्वेश्चन कर लेना. अगर आपको 17 और 18 लाने हैं तो पहले 30 क्वेश्चन कर लेना. और अगर आपको 20 लाने हैं, आउट ऑफ 20, तो 35 कर लेना. चॉइस इज ऑल योर्स. ठीक है, अब ये तुम लोगों के ऊपर है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, प्रैक्टिस तुम लोगों के हाथ में. 3 दिन का टाइम है यार, बहुत ज्यादा टाइम है, खुल के तैयारी करो. ठीक है, ये सोच के कि लकी हो 3 दिन का टाइम मिला है. ठीक है, बी थैंकफुल. ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स आएंगे जस्ट लेट मी नो थैंक यू अबाउट द सर, डाउट्स. बाय सर. ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन.